रवि और आरती की शादी हुए अभी 1 महीना हुआ था। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई थी और हर कोई बहुत खुश था। शादी के बाद पहली बार रवि को आरती के मायके जाने का मौका मिला था। आरती ने जब रवि को बताया कि उन्हें मायके बुलाया है तो रवि थोड़ा घबराहट महसूस करने लगता है, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं करना चाहता था, जिसके चलते उसने बड़े आराम से आरती से पूछा, सब लोग कैसे होंगे? मुझे ठीक से अपनाएंगे ना? वहाँ कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना? मैं तुमसे यह सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम उस घर की बेटी हो। किसका कैसा स्वभाव है तुम अच्छे से जानती हो। अगर तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा हो जो मेरा मजाक उड़ाए तो तुम उसके बारे में मुझे पहले ही बता दो। आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ और पिताजी बहुत अच्छे हैं। वो आपको बहुत प्यार करेंगे और मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो आपका मजाक उड़ाए। कहीं यह सब तुम मेरा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रही हो ना? देखो प्लीज, मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता हूँ, इसलिए जो भी है मुझे पहले ही बता दो तुम। अरे मैं सच बोल रही हूँ, हमारे यहाँ दामाद जी की बहुत इज्जत की जाती है और आपका मजाक नहीं बनाया जाएगा। और मेरे होते हुए भला किसी की हिम्मत है जो आपका मजाक बना ले? क्यों? तुम्हारे होते हुए कोई मेरा मजाक क्यों नहीं उड़ा सकता? तुम वहाँ की डॉन हो क्या? चलो यही समझ लीजिए, क्योंकि मेरे घर में मेरे पूछे बिना कुछ भी नहीं होता। सब लोग मेरी जिद और मुझसे बहुत डरते हैं। आप एक बार वहाँ चलो तो सही, आपको खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। यार तुम तो ऐसे कह रही हो, मुझे डरा रही हो। कहीं तुम अपने घर पहुंचकर अपना रंग तो नहीं बदल दोगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आप बताइए, क्या आप मेरे साथ चलोगे ना? मैं अपना सामान पैक करूं? जब तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हूँ। रवि ने अपनी पत्नी आरती से अपने ससुराल जाने के लिए हाँ कर दी थी। साथ ही उसने एक सूटकेस भी पैक कर लिया था, जिसमें कुछ जरूरी कपड़े और कुछ अन्य चीजें रखी थी, जो कि रवि ने अपनी पत्नी के परिवार के लिए चुने थे। रास्ते भर आरती ने रवि को अपने मायके के बारे में खूब कुछ बताया। उसने अपनी माँ के बनाए स्वादिष्ट व्यंजनों की खूब तारीफ की थी और अपने भाई बहनों के किस्से भी सुनाए, ताकि रवि को थोड़ा हिम्मत मिल सके। लेकिन उसके मन में अब भी घबराहट बनी हुई थी और उसने आरती से कहा, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या तुम्हारे घर जाना जरूरी है? आप भी अजीब इंसान हो। घर के करीब पहुंचने के बाद मुझसे पूछ रहे हो कि आपका वहाँ जाना जरूरी है या नहीं। अगर आपका वहाँ जाना जरूरी नहीं होता तो भला मैं आपको क्यों कहती कि आप मेरे साथ ससुराल चलिए। ठीक है ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे यार, आपकी बात ही गुस्सा करने वाली होती है तो गुस्सा तो आएगा ही ना। आप चुपचाप मेरे साथ चलो ना, बिना बात के डरिए मत, कुछ नहीं होगा। मेरे परिवार वाले कोई जेलर नहीं है जो आपको पकड़ के कैदी बना ले। रवि जब आरती के मायके पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजे पर उसके पिताजी, माँ और भाई बहन खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। तभी आरती की माँ आगे बढ़कर रवि का स्वागत करके उसे गले लगाकर बोलती है, आओ बेटा, घर में आओ, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। अब इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हमने बहुत नाम सुना है तुम्हारा। अरे तुम बिजनेस में बहुत नाम कमा रहे हो और ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई और मुझे तो फक्र है कि तुम मेरे दामाद हो। पापा जी, मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप लोग बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए ताकि मैं अपने काम को और आगे बढ़ा सकूं। बेटा तुम हमारे दामाद हो और हमारा दामाद आगे बढ़ेगा, इस बात की हमें खुशी तो होगी ना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और बताओ बेटा, घर में सब लोग ठीक तो है ना? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं वही बना दूंगी तुम्हारे लिए। मम्मी जी, आप प्यार से जो भी बना देंगी मैं खा लूंगा। मुझे आपके हाथों से बनी हुई सभी चीजें बहुत पसंद है। वैसे आरती आपके खाने की बहुत तारीफ करती थी। मैं भी आपके हाथों का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। बेटा ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं अभी तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर लेकर आती हूँ। आरती की माँ इतना कहकर रसोई में चली जाती है और ढेर सारे पकवान बनाती है, जैसे आलू पूड़ी, मटर पनीर और अन्य मिठाइयाँ भी। इतने सारे पकवान देखकर रवि को लगता है कि जैसे कोई त्योहार चल रहा हो।
सब लोग हंसी मजाक करके खा रहे होते हैं। बेटा तुम्हें खाना पसंद आया ना? खाने में कोई कमी तो नहीं थी ना? नहीं मम्मी जी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। आपके हाथों में तो सचमुच में जादू है। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मेरा तो पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आरती के पिता उसके कमरे में आते हैं। उसके परिवार, कामकाज और पसंद नापसंद के बारे में बातें करते हैं, जिसे सुनकर रवि को ऐसा लगता है कि वो अपने पिताजी से ही बात कर रहा है। तभी रवि मुस्कुराते हुए आरती के पिता से बोलता है, ताजी, आज आपने यह सारी बातें पूछकर मुझे अपनेपन का एहसास दिलाया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पिताजी से ही बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल यही महसूस हो रहा है। मैं अपने ससुराल में हूँ, अपने ससुर से बात कर रहा हूँ। बेटा, मैं भी तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ, ना कि दामाद। पापा जी, मैं भी आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आखिर आप लोग कैसे हैं, और मुझे बहुत पछतावा होता। बेटा, अगर तुमसे मिलने का मौका नहीं मिलता और तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता तो शायद तुम्हारे इतने अच्छे स्वभाव को मैं जान नहीं पाता। अब मेरी बेटी का जीवन सफल हो गया है। अब बहुत किस्मत वाली है वो। पापा जी, किस्मत वाला तो मैं हूँ जो मुझे आरती जैसी जीवन साथी मिली। वह बहुत ही समझदार है और नेक दिल भी है। उसने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। वह सभी लोगों की बहुत तारीफ करती है और उसकी भी सभी लोग बहुत इज्जत करते हैं। आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बेटा, अब मैंने सुना है कल तुम जा रहे हो। हाँ जी, हम तो कल वापस जा रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही फिर वापस आऊँगा। आपके साथ फिर से समय बिताऊंगा। अगले दिन सुबह रवि आरती के साथ अपने घर के लिए निकल लेता है। रास्ते में वह आरती से बात करते हुए बोलता है, आरती, मुझे तुम्हारे घर जाकर और तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने सारे दिन ऐसे बीत गए जैसे मानो अभी कल ही की बात हो। उनका प्यार और अपनापन मेरे दिल को छू सा गया है। मैं जानती थी कि आप उन्हें ज़रूर पसंद करोगे और वो लोग भी आपको ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि आप लोगों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद जब भी तुम्हारे मायके जाने का मौका मिलेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हें कभी भी अकेले नहीं जाने दूंगा। आखिर मेरा भी तो वह ससुराल है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब आप अपनी खातिरदारी का मौका कैसे छोड़ दोगे? अब आपको पता चल गया ना कि मेरे मायके में आपकी खातिरदारी मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वह तो होगा ही, क्योंकि मैं उस घर का इकलौता दामाद हूँ और तुम्हारे माँ बाप के लिए बेटा, तुम्हारे घर में सभी ने मुझे दामाद नहीं बल्कि एक बेटे ऐसा प्यार दिया है। इसमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी आपकी भी है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद आपने भी कभी उनका दामाद होने का घमंड नहीं दिखाया। उन्हें सिर्फ प्यार दिखाया, सभी का मान सम्मान किया। इस वजह से वहाँ के लोग आपकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे और आपकी इज्जत इसीलिए बनी क्योंकि आपका स्वभाव बहुत अच्छा था। मैं तुम्हारे घर वालों की तारीफ कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रही हो। बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे घर में बिताया हुआ मेरा हर एक समय बहुत कीमती है और वह पल हमेशा मेरी यादों में रहेगा। रवि ने अपने ससुराल के पहले दिन को लेकर जो भी अनुभव किया था वह उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि शादी के बाद सिर्फ दो लोगों का ही मिलन नहीं होता बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। इस तरह रवि के दिल में अपने ससुराल में बिताया पहला दिन हमेशा के लिए कुछ अच्छी यादें बनकर बस जाता है। भावना घर का सारा काम कर ही रही होती है कि तभी वो अपनी बहू अंजू को आवाज लगाती है। अरे बहू, कहाँ है तू? मैंने घर का सारा काम भी कर दिया और तेरी अब तक आंखें नहीं खुली। मैंने सारे काम कर दिए, अब उठकर खाना भी खा ले। माँ जी, आपने काम कर लिया तो मुझे क्यों बोल रही हो? मुझे जब उठना होगा मैं तभी उठ जाऊंगी। आप अपना काम करो ना, मुझसे ज्यादा बकवास मत करो। बहू, मैं तेरी बुराई के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो बस तुझे खाने के लिए बोल रही हूँ। इतना भी नहीं होगा क्या? माँ जी, जब मैं आराम कर रही होती हूँ ना तभी आपको इतनी दिक्कत होती है। ठीक है बहू, अगर तुझे इतनी ही ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, जो करना है कर ले। भावना को अपनी बहू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है।
अंजू भी वापस से सोने लग जाती है। अंजू अपनी सास की ना कोई बात सुनती और ना ही अपनी सास की जरा सी भी इज्जत करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अंजू टीवी देख रही होती है और वहीं भावना अपनी बाजार से सब्जियां लेकर अपनी पड़ोसन हेमा के साथ घर आती है कि तभी भावना को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। अरे बहू देख तो जरा, तेरी सास को चक्कर आ गए हैं, जरा इसे डॉक्टर के पास ले जा। रुको आंटी, मैं अभी डॉक्टर को फोन कर देती हूँ, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो करना है जल्दी से कर, बेचारी भावना इस उम्र में इतना सारा काम करती है, तू अपने सास पर रहम नहीं खा सकती जरा सा भी? तू भी कभी अपने हाथ पैर चला लिया कर। आंटी जी, मैं अपने हाथ पैर चला कर ही डॉक्टर को फोन करूंगी, और आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंजू जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर भावना का चेकअप करने लगते हैं। चेकअप करने के बाद ये पता चलता है कि भावना गर्भवती है। ये खबर सुनकर तो अंजू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। माँ जी, आपको इतना टाइम कब मिला कि आपने मेरे लिए छोटा देवर को लाने की प्लानिंग भी कर ली? अरे आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में भी ये सब करते हुए? बहू, इसमें शर्म वाली क्या बात है? तेरी सास कोई पहली बार थोड़ी ना गर्भवती हुई है जो उसे शर्म है। जिस शर्म की बात तू कर रही है ना, ये शर्म कुछ साल पहले ही आ जाती तो तू इस घर में बहू बनकर नहीं आती। आंटी जी, आप हमारे घर के मामलों में क्यों आ रही हो? माँ जी को अपने पोता पोती खिलाने की उम्र में खुद गर्भवती बनना है, और अब मैं इन्हें कुछ बोलूं भी ना, ये तो गलत है ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही गलत है। बेचारी सास दिन रात अपनी बहू के लिए घटती रहती है, लेकिन फिर भी बहू को कोई भी कदर नहीं है। सास जिसका सहारा बनना चाहिए बहू को, वो उसे ताने दे रही है। कोई बात नहीं है माँ, अभी इसका गुस्सा करना भी जायज है इस तरह से, लेकिन धीरे धीरे बहू का गुस्सा शांत हो जाएगा। अब तू भी जा अपने घर में, तुझे भी तो 100 काम होंगे ना। भावना हमेशा से ही अपनी बहू का साथ देती रहती थी, भले ही वो गलत क्यों ना हो, लेकिन ये सब अंजू को नहीं दिखता था। वो हमेशा से अपनी सास को नीचा दिखाती और सुनाती रहती। जब अपनी सास की गर्भवती होने की खबर अंजू को लगी, तब वो अपनी सास का जीना ही हराम कर देती। कुछ दिनों बाद घर में राशन नहीं था, तो भावना अपनी बहू के पास जाती है। बहू, घर में जरा सा भी राशन नहीं है, जा तो जरा मार्केट से राशन ले आ। माँ जी, राशन नहीं है तो आप मुझे क्यों राशन लाने को कह रही हैं? आप भी तो राशन ला सकती है ना। बहू, तू तो जानती है ना कि मैं गर्भवती हूँ, ऐसी हालत में राशन कैसे ला सकती हूँ? हाँ, तो आप गर्भवती भी तो अपनी मर्जी से ही हुई हो ना, अब इसमें लाचार या बेबस क्यों बन रही हो? ठीक है बहू, तुझे अपनी सास का अपमान करना है तो कर, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोच। मैंने कभी तुझसे कोई काम करने को नहीं कहा, ये बात तू अच्छे से जानती है। हाँ, तो अब आप ही करो ना। आप मुझे कोई काम करने को बोल भी कैसे सकती हो? बहू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर बात को मान लूँ। अपनी सास को इतना सारा काम करते हुए देखकर भी अंजू को अपनी सास पर जरा भी तरस नहीं आता और वो बिल्कुल निठल्लों की तरह आराम फरमा रही होती है। कुछ दिनों बाद अंजू, भावना का पति मनोज, भावना का बेटा अजय तीनों साथ में बैठकर टेबल पर खाना खाते हैं और भावना खाना लाती है। अरे माँ, आप ये काम क्यों कर रही हो? आपको तो पता है ना, इस हालत में जितना आराम करो बच्चे के लिए उतना अच्छा होता है। अरे फिर भी आप काम कर रही हो। अरे ये सब तो अंजू भी कर लेगी। गर्भ से माँ जी हैं और काम करूँ मैं, ये कौन सी बात हुई? ये तुम क्या बोले जा रही हो अंजू? जरा तुम माँ को देखो, अरे कितनी तकलीफ है उन्हें, फिर भी बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले सारे काम किए जा रही है। और एक तुम हो कि मस्त आराम से बैठी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे किस बात की शर्म? शर्म तो माँ जी और पिताजी को आनी चाहिए। जिस उम्र में बच्चों के बच्चे होते हैं, उस उम्र में इन दोनों को प्यार करना है। अब कर ही लिया है तो खुद ही संभाले। यही अगर माँ की जगह ना तुम गर्भवती होती और माँ ने तुम्हें ये सब कहा होता तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? अरे मेरी तो यही उम्र है, इसी उम्र में तो हमें बच्चे करने चाहिए। अब क्या खुद बेड पर पड़े रहने की उम्र में पालने में बच्चे को झूला झुलाएं हम? सच में अंजू, तुम्हारा दिल ना इतना पत्थर हो गया है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है यार? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और मुझे भी शर्म आनी चाहिए कि मैंने तुमसे शादी की है। अपनी माँ बाप की करतूतों पर भी थोड़ी बहुत शर्म कर ली होती तो ज्यादा अच्छा होता। बस कर अजय, तू बहू को क्यों खामखा इतना सुनाए जा रहा है? अरे बहू की अपनी भी जिंदगी है, वो क्यों अपनी सास के पीछे पीछे ही लगे? और अब चुप कर जाओ और शांति से खाना खाओ। अच्छा हुआ मेरी माँ इतनी मेहनती है ना
कि कभी उन्हें ना किसी पे ना डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई काम करना हो ना तो वो खुद कर लेती है, वरना ना मेरी माँ की जगह कोई और होती ना, तुम तो उनका जीना दुश्वार कर देती। अपने पति से इतना सुनने के बाद भी अंजू को अकल नहीं आती और वो अब भी अपनी सास की किसी भी काम में मदद नहीं करती। दिन निकल रहे थे और अब सब कुछ अकेले ही भावना को करना पड़ रहा था। कुछ दिनों बाद भावना सीढ़ियों से गिर जाती है। बहू, अजय कोई बचाओ मुझे। भावना की आवाज अंजू को साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो अपनी सास को देखने के लिए बिल्कुल भी बाहर नहीं आती और भावना दर्द से तड़पते तड़पते वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। कुछ देर बाद जब आस पड़ोस के लोग आते हैं तो भावना को मरा हुआ पाकर अजय और भावना के पति को फोन करके बुलाते हैं। उन दोनों के आते ही हेमा उनके पास आती है। बेटा अजय, मनोज जी, भावना अब इस दुनिया में नहीं रही और उसका बच्चा भी नहीं बचा। क्या? ये खबर सुनकर तो अजय और मनोज दोनों बहुत रोने लगते हैं और कुछ देर बाद में हाथ में चिप्स का पैकेट लेकर अंजू वहाँ आती है। अंजू को वहाँ देखकर अजय और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो गुस्से में अंजू को एक जोर से थप्पड़ मारता है। तुम्हारे इस निठल्लेपन के कारण मुझसे आज मेरी माँ छीन गई। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? माँ जी इस दुनिया में नहीं रही? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो वो बार बार मुझे आवाज लगा रही थी। माँ ने दर्द में आवाज लगाई होगी, लेकिन तुमने मेरी माँ की बातों का जवाब तक नहीं दिया। अरे मेरी माँ को देखने भी नहीं आई तुम। अरे मेरी माँ बेचारी दर्द के मारे तड़प तड़प के मर गई और तुम। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। माँ जी मुझे माफ कर दो। माँ जी माफी मांग रही हो? हाँ, माफी मांग रही हो? अब तुम्हारे माफी मांगने से मेरी माँ जिंदा हो जाएगी क्या? हाँ, जिंदा हो जाएगी? नहीं होगी। मेरी माँ जा चुकी है, मर चुकी है मेरी माँ। सिर्फ तुम्हारे कारण, आज तुम्हारे कारण मैं अपनी माँ से दूर हो चुका हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। जब मेरी माँ को जरूरत थी मेरी, मैं तो उनके आखिरी समय भी मैं उनके पास नहीं था। अरे घिन आती है मुझे कि मैंने तुमसे शादी की और तुम निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद कभी अपना चेहरा मत दिखाना मुझे नफरत हो गई है तुम्हारे चेहरे से। आज के बाद तुम मर चुकी हो मेरे लिए। अजय अंजू को घर से निकाल देता है। अंजू भी अब खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सोना और सोनम बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। सोना की शादी सोनम के भाई रमेश से हो जाती है और अब दोनों दोस्त भाभी और ननद के रिश्ते में बंध जाती है। ऐसे ही एक दिन सोना और सोनम बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी सोना बोलती है, सोनम, देखा, हम दोनों ने एक वादा लिया था कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इसलिए मैंने तेरे भाई से शादी कर ली और तेरी भाभी बनकर तेरे घर आ गई। हाँ, अब आप मेरे घर आ गई हो तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हाँ, अब तेरी शादी के बाद तो अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगी। अरे ऐसा नहीं होता है भाभी, मुझे भी तो शादी करके अपने ससुराल जाना पड़ेगा। सोना और सोनम की बात पास में बैठी सोनम की माँ कांता सुन रही थी और वो सोना को बोलती है, हाँ बहू, सोनम सही बोल रही है। जैसे तू अपने घर से अपने ससुराल आई है, वैसे ही सोनम को भी तो अपने ससुराल जाना पड़ेगा ना, अपनों को छोड़कर। नहीं, वो नहीं जाएगी। हमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे। बहू, तू पागल हो गई है और तेरे इस पागलपन के चक्कर में मैं अपनी बेटी के पति को घर जमाई बना दूं। लोग समाज क्या कहेंगे, तुझे कोई अंदाजा भी है? माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन मैं सोनम को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने सोनम को अपनी दोस्त से बढ़कर माना है। शांत हो जाओ सोना भाभी, ठीक है, मैं आपके साथ ही रहूंगी। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो कर लेते हैं। सोनम की बात सुनकर सोना शांत हो जाती है और अपना काम करने में लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और एक दिन सोनम के लिए ब्रिजेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। ब्रिजेश को सोनम बहुत पसंद आती है और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। सब बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी सोना ब्रिजेश को कहती है, सुनिए ब्रिजेश जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप मुझसे वादा करो कि आप उस बात को समझोगे। हाँ हाँ बोलिए भाभी, आपको क्या बात करनी है? देखिए, मैं और सोनम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों अलग ना हो जाए, इसलिए मैंने इसके भाई से शादी की। ठीक वैसे ही आप सोनम से शादी करके हमारे घर आकर घर जमाई बनकर रहिए, ताकि हम दोनों एक साथ ही रहें। आपका दिमाग तो ठीक है ना भाभी, हम लोगों के घर में बहू को लाया जाता है, ना कि लाडलों को घर में जमाई बनाकर बिठाया जाता है। समझिए आप?
आप जैसा चाहती हैं वैसा कभी नहीं होगा। ब्रिजेश इतना बोलकर गुस्से में नीचे चला जाता है और कांता से विदाई लेते हुए बोलता है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। और हाँ, अपनी बहू को समझा दो कि सोनम मेरे घर जाएगी, ना कि मैं आपके घर आऊँगा। और हाँ, मैं आपको शादी के लिए डेट निकलवा के बताता हूँ। ब्रिजेश इतना कहकर सोनम के घर से चला जाता है और अपने घर पहुंचकर पंडित से शादी की डेट निकलवाकर कांता को फोन करके बता देता है। कुछ दिनों बाद सोनम और ब्रिजेश की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। दूसरी तरफ सोना को पता था कि ब्रिजेश सोनम को यहाँ रहने नहीं देगा, तो वो अपना बैग पैक करने लगती है। तभी सोना का पति रमेश आता है। सोना, तुम कहीं जा रही हो क्या जो अपना ये बैग पैक कर रही हो? हाँ, मैं सोनम के साथ उसके ससुराल जा रही हूँ। मैं उसी के साथ रहूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम सोनम के साथ जाके क्या करोगी? चुपचाप से अपना बैग छोड़ो और सोनम का विदा करने के लिए चलो। वक्त हो गया है, देर हो रही है। नहीं, मैं सोनम के साथ जाऊंगी। या तो सोनम यहीं रहेगी या तो मैं अपनी ननद के साथ जाऊंगी। सोना इतना बोलकर अपना बैग उठाकर बाहर चली जाती है और सोनम की गाड़ी में अपना सामान रख देती है और सोनम को जाकर बोलती है। अब बस बहुत हो गया सोनम, चलो अब जल्दी चलो, मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं भाभी? आप कहीं जा रही हो क्या? और ये बैग क्यों रखवाया है? मैं भाभी से पहले तुम्हारी दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल जा रही हूँ। और लड़की के मायके से किसी न किसी को साथ में जाना ही होता है, तो मैं साथ में जा तो रही हूँ। पर साथ में कोई बच्चा जाता है भाभी, ना कि कोई भाभी। सोना सबके आगे जिद करने लगती है और सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो जिद पर अड़ जाती है और किसी की नहीं सुनती। इतना सब ड्रामा होने के बाद सोनम बोलती है। अच्छा ठीक है, जाने दो भैया। 1-2 दिन बाद आपकी याद आएगी तो वो खुद ही आ जाएंगी। ससुराल ही तो जा रही हैं वो मेरे, मैं समझाकर वापस भेज दूंगी। सोनम की बात सब मान जाते हैं और आधे मन से उसको जाने की इजाजत दे देते हैं। सोनम की विदाई हो जाती है और सोना सोनम के ससुराल की तरफ निकल जाती है। कुछ देर बाद दोनों अब अपने ससुराल आ जाते हैं। ब्रिजेश की माँ ललिता सोनम और ब्रिजेश के गृह प्रवेश की रस्म करवाती है और उनके साथ ही सोना भी थी। वहाँ पर सभी औरतें ये सब देखकर चौंक जाती है। तभी ललिता की पड़ोसन कहती है। अरे वाह ललिता, सभी बहुएं अपने साथ अपने भांजे को लेकर आती है, लेकिन तेरी बहू तो अपनी भाभी को ही ले आई है। हाँ, वो 1-2 दिन यहाँ रहेंगी, फिर वो चली जाएंगी। हाँ, अभी हमारी मेहमान है और मेहमान की इज्जत करना हमारा तो काम ही है। और तेरी तो आदत है हर किसी के घर में आग लगाने की। तू कुछ भी सोचे, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि ननद के साथ भाभी आई है और अब पता चले कि तेरी बहू के साथ तेरा बेटा नहीं, तेरी बहू की भाभी ही सो जाए, फिर तो हो गई तेरे बेटे की पहली रात। पड़ोसन के इतना कहते ही वहाँ पर मौजूद सारी औरतें हंसने लगती है, लेकिन ललिता उन पर ध्यान नहीं देती और रस्में पूरी करके उनको अपने कमरे में भेज देती है। कुछ देर बाद सोनम को ब्रिजेश को कमरे में भेज देती है और ललिता सोना से बोलती है। सोना बहू, तू मेरे साथ चल, मैं तुझको तुम्हारे कमरे में छोड़ देती हूँ। मेरा कमरा? अरे नहीं नहीं, मुझे तो अपनी ननद के साथ ही सोना है, तो मैं तो उसके कमरे में ही सोने जा रही हूँ। बहू, पर आज उसकी पहली रात है और पति पत्नी को अकेले ही छोड़ देना चाहिए, तुझको तो पता ही होगा। मुझे कुछ नहीं पता, पति पत्नी वो बाद में है, लेकिन उससे पहले सोनम मेरी दोस्त है और मुझे उसके साथ ही सोना है। ललिता और सोनम में बहस होने लगती है और उन दोनों की आवाज सुनकर सोनम और ब्रिजेश दोनों बाहर आते हैं और सोनम बोलती है। क्या हो गया माँ जी, भाभी ठीक तो है ना? तेरी भाभी का दिमाग खराब हो गया है, वो तेरी पहली रात को तेरे साथ सोना चाहती है। ऐसा कभी होता है क्या? भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना? या भैया को फोन करूँ तो वो आपको ले जाएं? कर लो जो करना है, आज रात मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है, बस मुझे कुछ नहीं पता। सोना फिर एक बार जिद करने लग जाती है और उसकी जिद के आगे फिर सब हार जाते हैं और सोनम सोना को लेकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। ललिता और ब्रिजेश को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते। वो दोनों भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सोना तो सो गई थी, लेकिन सोनम सोना को देखकर अपने मन में कहती है, आज मेरी ससुराल में पहली रात है और मैं अपने पति को छोड़कर अपनी भाभी के साथ सो रही हूँ। अगर ये बात लोगों को पता चली तो कितनी शर्म की बात होगी। आज तो ठीक है, कल मैं इनको ऐसा नहीं करने दूंगी। कुछ देर बाद सोनम को भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाती है। अगले दिन दोनों सुबह जब सोकर उठते हैं
तो सोना पूरे दिन सोनम के पीछे पीछे घूमती है, जिससे कि घर के सभी लोग अब सोनम से परेशान हो जाते हैं। फिर रात को सब सो रहे थे कि तभी ललिता सोना से कहती है, सोना बहू, आज अलग सोने का इरादा है या सोनम बहू के साथ ही सोएगी आज भी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है माँ जी, आज भी मैं सोनम के साथ ही सोने वाली हूँ। आपको कोई तकलीफ है क्या? सोना फिर एक बार जिद करने लगती है, लेकिन इस बार सोनम को सोना पर बहुत गुस्सा आता है और सोनम सोना से कहती है, बस बहुत हो गया भाभी, अब तो आप मुझे परेशान कर रही हो। कल मेरी पहली रात थी, लेकिन आप मेरे साथ सो गई और मैं आपके चक्कर में अपने पति को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ। आप मेरे घर से चली जाओ। पर सोनम, हमारी दोस्ती का क्या? कैसी दोस्ती जिसमें आप जबरदस्ती मेरे ससुराल आई और मेरे कमरे तक चली गई, मेरी पहली रात खराब कर दी। मैं भैया को कॉल कर रही हूँ, वो आएंगे और आपको ले जाएंगे। आप जब मेरे घर आई थी, क्या मैं आपके साथ आपके कमरे में सोने गई थी जो आप मुझे ऐसे परेशान कर रही हो? आप मेरे घर से चली जाओ और वापस कभी मत आना। सोना को सोनम की बात का बहुत बुरा लगता है और अपनी हरकतों पर पछतावा होता है। कुछ देर बाद रमेश आता है और सोना को अपने साथ ले जाता है। ये सब देखकर ब्रिजेश खुश हो जाता है कि सोनम ने एक सही फैसला लिया और दोनों कमरे में आराम करने चली जाती हैं। और इस तरह से ननद के ससुराल में उसकी दूसरी रात होती है। प्रज्ञा अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत खुशी खुशी अपनी शादी की शॉपिंग भी कर रही थी। एक दिन प्रज्ञा अपनी सहेली जिया के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। प्रज्ञा, तू इतनी ज्यादा खुश कैसे है अपनी शादी से? मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि अपनी शादी के बाद ससुराल में कैसे रहेगी, और तू है कि मस्त चिल हो रखी है। तुझे टेंशन नहीं होती क्या? टेंशन? कैसी टेंशन? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी शादी होने वाली है। हाँ, और शादी करके तू एक छोटे से गांव में रहने वाली है। ये कभी सोचा है तूने या नहीं? तो एक छोटा सा गांव तो ऐसे बोल रही है जैसे उस गांव में मैं सांस तक नहीं ले पाऊंगी। यार, तू समझ नहीं रही मैं क्या बोलना चाहती हूँ। 1-2 दिन के लिए हम गांव जाते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ तू 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जा रही है। लेकिन मैं खुश हूँ ना, और मुझे नहीं लगता कि हमें उस जगह रहने में जरा भी परेशानी होनी चाहिए जहाँ हमें खुशी मिले। मेरे माँ बापा मेरी शादी के लिए मान गए हैं। मेरे पसंद के लड़के से शादी हो रही है मेरी। ये शादी तेरे लिए कब जंजाल बन जाएगी तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। देख, अगर तू मेरी शादी से खुश नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी शादी में आने की। अरे, मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तेरे हर फैसले में साथ रहती हूँ। लेकिन तू है कि मेरी शादी हो रही है और उसके लिए तुम मुझे ही सुना रही है। यार, मैं तुझे मना करने वाली या सुनाने वाली होती ही कौन हूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू खुश रहे, और मैं तुझे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तू शहर में पली बड़ी है और अब गांव में ससुराल, वहाँ सब पता नहीं कैसा होगा, क्या पता किसी को। लेकिन अगर तुझे मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दे। नहीं यार, बुरा लगने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी सहेली है तू। अगर तू ही मेरी शादी में खुश नहीं रहेगी तो मुझे भी पता है तू मेरा भला चाहती है, लेकिन तू भी समझना कि मेरी खुशी जरूरी होनी चाहिए, ना कि ये गांव और शहर। और तू खुश रहेगी तो मुझे भी तो खुशी होगी ना। तू ना ऐसी ही बातों में पूरा टाइम खराब कर दे, फिर बाद में तू मेरा ही सर खाएगी। मुझे ये भी लाना था, वो भी लाना था। चल अब ले ले, मेरी एक लौती बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मुझे भी शॉपिंग करनी है। दोनों दोस्त शादी की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। प्रज्ञा की कुछ ही दिनों बाद शादी हो जाती है और वो शादी के बाद अपने पति हेमंत के गांव में रहने के लिए चली जाती है। गांव में जाते ही प्रज्ञा जब हेमंत के घर यानी कि अपने ससुराल को देखती है तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है। हेमंत, ये तुम्हारा घर है? हाँ, लेकिन ये सब मेरा ही नहीं बल्कि अब सब कुछ तुम्हारा भी है। इस घर में कैसे रह सकते हैं? ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हेमंत की इतने बुरे हालात थे। क्या हो गया प्रज्ञा, तुम चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलो ना। हेमंत, ये मेरा ससुराल कुछ ज्यादा ही बुरे हालात में नहीं है। मेरा मतलब कि कुछ ज्यादा ही टूटा फूटा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो कोई रहता ही ना हो काफी समय से। नहीं तो कितना सही तो है, यहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। गांव में ऐसे ही तो रहते हैं ना, और ऐसे ही सभी लोगों के घर होते हैं। मेरी शादी होने वाली थी, इसलिए हमने अभी इसमें और भी कुछ काम करवाए हैं। अच्छा लगा ना? वैसे तुम्हारा ससुराल। इस टूटे से घर में काम करवाए हैं तो इसकी ये हालत है।
काम करवाने से पहले तो पता नहीं कौन सी ये भूतिया हवेली के बाहर वाला घर लग रहा होगा। प्रज्ञा, तुम भी ना बार बार पता नहीं कहाँ खो जाती हो। एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं अभी माँ को बुला कर लेके आता हूँ। वो तुम्हारी आरती उतारेगी, तब तुम घर में प्रवेश करना, ठीक है? प्रज्ञा अपने ससुराल में आ तो गई थी, लेकिन अपने ससुराल को टूटी फूटी हालत में देखकर प्रज्ञा का मुंह बंद हो जाता है। अब जैसे तैसे प्रज्ञा अपने ससुराल में पहला दिन तो निकाल ही रही थी कि तभी उसी शाम प्रज्ञा को बाथरूम जाना था और वो अपनी सास कल्पना को बोलती है, माँ जी, मुझे ना बाथरूम जाना है। यहाँ बाथरूम कहाँ है? बहू, वो पर्दा दिख रहा है ना, जाओ उसके पीछे ही कर लो जो भी करना है। माँ जी, पर्दे के पीछे बाथरूम है क्या? हाँ, पर्दे के पीछे ही बाथरूम है। पूरे गांव में एक हमारे ही घर है जिसमें बाथरूम है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन दरवाजा तो है ना पर्दे के पीछे, और मुझे इंग्लिश टॉयलेट में जाने की आदत है, तो आई होप कि इंग्लिश ही टॉयलेट होगा। अरे बहुरिया, इतनी सी बातों को लेकर सोचने लग जाओगी ना तुम, तो कैसे आदत डालोगी ससुराल की। अच्छा जाओ, तब तक कुछ खाने का बना देती हूँ तुम्हारे लिए मैं। हर गुजरते दिन के साथ प्रज्ञा का वहाँ रहना कठिन होता जा रहा था। कुछ दिनों बाद प्रज्ञा का डोसा खाने का मन होता है, तो वो अपने पति और सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे डोसा खाने का बहुत मन हो रहा है। यहाँ कहीं डोसा नहीं मिलता क्या? बहू, ये डोसा क्या होता है? हमने तो कभी नहीं खाया। इतनी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन आज तक मैंने बस रोटी ही खाई है। रोटी से भी ऊपर कुछ होता है क्या? माँ, ये डोसा यहाँ नहीं मिलता है ना, तभी तो आपको नहीं पता। यहाँ नहीं मिलता क्या मतलब है कि यहाँ नहीं मिलता? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो डोसा खाना है। बहू, अब तो कुंवारी नहीं है जो कुछ भी जिद कर रही है। अब तेरी शादी हो चुकी है। शादी के बाद ससुराल में भले ही रोटी मिले या वो तेरा डोसा मिले, सब कुछ तुझे खुशी खुशी ही खाना चाहिए। इतने दिनों से तो मैं खुशी खुशी ही खा रही थी ना ये सब। आज तक कभी कुछ बोला है क्या मैंने? नहीं ना। तो आप लोग क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि मेरा जो मन है वही खिला दें? बहू, हम क्यों जानबूझकर तुझे कुछ खाने से रोकेंगे? ससुराल को भी तो देखना पड़ता है ना, जो तू देख ही नहीं रही है। और जब कभी अपने माँ बाप से मिलने जाएगी तो खा लियो ना जो खाना हो। पहली बात तो ससुराल में कुछ देखने लायक नहीं है जो मैं देखूं, और रही बात मायके जाकर ही खाना है तो बोल दो ना कि आप लोगों से आपकी बहू की एक इच्छा पूरी नहीं हो रही। प्रज्ञा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। माँ जी का जो कुछ भी मतलब हो, मेरा तो यही मतलब है जो आप लोग समझ रहे हो। और जा रही हूँ मैं अपने मायके, जो मन होगा वही खाऊंगी वहाँ। प्रज्ञा गुस्से में गांव से शहर अपनी माँ के घर निकल जाती है, और जैसे ही शहर अपनी माँ के घर आती है तो प्रज्ञा अपनी माँ अनुपमा के गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे प्रज्ञा बेटा, तू अचानक से यहाँ कैसे? ना कोई खबर की, ना ही कुछ बताया। और तू ये बता कि तू इतना रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना तुझे? माँ, अब मुझे अपने ससुराल नहीं जाना है। अब मैं यही आपके पास रहूंगी। ससुराल नहीं जाना? ये तू क्या बोल रही है बेटा? कुछ हुआ है तो बता ना अपनी माँ को। और अगर कोई बात हो भी गई है तो ऐसे अपना ससुराल तो छोड़कर नहीं आते ना। चुप हो जा और बता मुझे कि हुआ क्या है। माँ, उसे ससुराल कहते हैं? अरे ससुराल कहने लायक होना भी तो चाहिए ना। एक ढंग का घर तक नहीं है। अरे खाने को रोटी देते हैं बस, और कपड़े तो है भी नहीं उनके पास अच्छे। अच्छा, तो तुझे परेशानी ससुराल, रोटी और कपड़े से हो रही है? और नहीं तो क्या, उसे मैं तो अपना ससुराल मान ही नहीं सकती। अच्छा ये बता, तेरी सास तुझे बात बात पर ताने देती है? नहीं, मेरी सास तो काफी अच्छी है। हर काम में मेरा साथ देती है, कुछ कभी कहती भी नहीं है मुझे। यहाँ तक कि जब हेमंत से बहस हो जाए ना तो भी अपने बेटे को ही गलत बोलती है। अच्छा, फिर तुझे हेमंत परेशान करता होगा? नहीं माँ, हेमंत तो बहुत अच्छा है और हर काम मुझसे पूछकर करता है। तो बस फिर तेरा ससुराल इतना अच्छा तो है। देख, हम लोग भी पहले गांव में ही रहते थे। तेरे पिता का मैंने साथ दिया, तेरी तरह भाग के मायके नहीं आ गई। और यहाँ तो तुझे सास भी इतनी अच्छी मिली है। तू छोटी छोटी चीजों को देखेगी तो कभी खुश नहीं हो पाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर प्रज्ञा को अपनी गलती का एहसास होता है
और वो वापस अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ सबसे माफी मांगकर वो अपनी सास और पति दोनों के साथ रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।